आज के शो में सिफर शरह सूद पर 620 अफराद को दिए गए 3 अरब डॉलर के कर्जे बेनकाब। दिए गए कर्जों की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म। फायदा उठाने वाले 600 से ज्यादा अफराद के नामों से पर्दा उठाने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज से कुछ माह कबल हमने देखा कि नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और उसके बाद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने ये मामला उठाया कि किस तरीके से इमरान खान यानी साबका दौरे हुकूमत में 4.25 साल का जो अरसा रहा, खासतौर पर कोरोना के दिनों में कर्जे दिए गए और ये रीफाइनेंस स्कीम के तहत दिए गए और तकरीबन सिफर शरह सूद पर ये कर्जे दिए गए। इन कर्जों की तफसीलात बार बार स्टैंडिंग कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तलब की। हमने भी अपने तौर पर स्टेट बैंक और दीगर जराए से ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि इसकी तफसीलात फराम की जाएं, लेकिन बार बार ये कहा गया कि क्योंकि ये मामलात बैंक और क्लाइंट के दरमियान हैं इसलिए हम इसको लीक या मीडिया पर पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बहुत से अहम इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स, बहुत से अहम नाम जो मुस्तफीद हुए इन कर्जों से, उनकी तफसीलात मुख्तलिफ जराए से अवाम के सामने आती रही। इन तफसीलात के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 620 अफराद हैं जिनको तकरीबन 3 अरब डॉलर के कर्जे मिले। पाकिस्तान इस पर ज़र मुबादला के एक अहम तरीन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम IMF से डील करके तकरीबन 3 अरब डॉलर और मुश्किल तरीन शराइत पर हासिल कर चुके हैं, लेकिन ऐसे वक्त में तकरीबन 3 अरब डॉलर हम कह सकते हैं कि मुफ्त में तकसीम किए गए इन इन्फ्लुएंशियल्स को। ये जो साबका दौरे हुकूमत ने PTI के हुआ, इसमें उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, तमाम के ऊपर अहम तरीन सवालात और संगीन नौयत के सवालात उठते हैं। ये अगर आप कहा जाए तो अपने आप में एक परफेक्ट केस है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जिस पे आगे बात होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए ये मामला। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मैंने कहा तो ये जो नेशनल असेंबली की अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहां पर आया। और कल हमने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसमें एक इजलास हुआ और इजलास के अंदर उन्होंने इसकी मुश्तरका तहकीकात का हुक्म दिया। इजलास आज भी हुआ है, लेकिन कल के इजलास की तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं कि कल के इजलास में पब्लिक अकाउंट ने क्या हिदायत दी सेक्रेटरी खजाना या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। यह कहा गया कि मुश्तरका तहकीकात की जाए, इसका हुक्म दिया गया। फायदा उठाने वाले 600 से ज्यादा अफराद के नामों से पर्दा उठाया जाए। FIA, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, NAB और इसमें इंटेलिजेंस का भी इदारे जो है शामिल किए जाए। नूर आलम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ सनतकारों में अरबों डॉलर तकसीम किए गए और इसमें बहस भी हुई। सेनेटर मोहसिन अजीज जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, वो रुकन कौमी असेंबली बर्जीज़ ताहिर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ये रकम अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की गई। मोहसिन अजीज साहब ने यह कहा, जिसके जरिए 32 लाख मुलाजमतें पैदा हुई। सेनेटर मोहसिन अजीज ने मजीद कहा कि आप फहरिस्त फराम करने का हुक्म जरूर दें, लेकिन कर्ज की तकसीम के बाद मईशत को पहुंचने वाले फ़वाइद पर भी बात करें। रुकन कौमी असेंबली बर्जीज़ ताहिर ने जवाब दिया कि कमेटी को यह जानने का हक है कि गैर मुल्की कर्जा कैसे और कहां लगाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान 600 से जायद कारोबारी शख्सियात की फहरिस्त फराम किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। PTI के दौरे हुकूमत में कमर्शियल बैंकों ने 10 बरस के लिए सिफर शरह सूद पर 3 अरब डॉलर के कर्जे जारी किए थे। इजलासों में 2 मरतबा बर्जीज़ ताहिर ने मुतालबा किया था कि स्टेट बैंक 600 से ज्यादा अफराद की तफसीलात कमेटी को पेश करे। PAC को बताया गया था कि बैंकों ने वबा के दौरान ये कर्जे रियायती शरह सूद पर फराम किए थे, जिसका मकसद कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान के दौरान सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना था। कमेटी ने मुशाहिदा किया कि वजारत खजाना को 19 अप्रैल को इन लोगों के नाम बताने की हिदायत की गई थी जिन्होंने ये कर्जे लिए थे 3 अरब डॉलर के, और कमेटी ने इस बात का भरमी का इजहार किया कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने अभी तक ये फहरिस्त फराम क्यों नहीं की। ये तो कल तक की कार्रवाई थी जो आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको थोड़ा बताते हैं कि इससे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी नेशनल असेंबली के फ्लोर पर क्या कह चुके हैं, जरा कोई भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने। लेट्स हियर दिस। जो है ये PTI की हुकूमत ने बांटा हुआ है, 3 अरब डॉलर बांटा हुआ है। उनके लोगों के नाम सामने आने चाहिए। ये बंदर बांड जो है कर्जे की, जो अपने क्रोनीज को या अपने स्पॉन्सर्स को से माल पकड़ता था या जिनसे ओबलाइज हुआ था, ये इन तमाम लोगों को जो है उनकी तफसील जो है हाउस के सामने, ये डायरेक्शन सर चेयर की तरफ से आनी चाहिए। थैंक यू। और एक कोई
बैंक या कोई जो है ये इसका कोई एक्सक्यूज ना ले कि हम ये नहीं दे सकते या इस किस्म की कोई एक्सक्यूज। ये हाउस का राइट है कि इस कौम पे कर्जा चढ़ा है $3 बिलियन, उसकी तफसील पर किसने इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ नाज़रीन हमने ये भी देखा कि जब भी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में मामला आया था तो उसके चेयरमैन कैसर शेख साहब ने तफसीलात बताई थी कि किन अमीरों को ये कर्जा फराम किया गया था। ये आपकी याद दहानी के लिए बता दें कि क्या कहा था कैसर शेख साहब ने असेंबली में। लेट्स हियर दिस। 0% पे था और चंद अमीर फैमिलीज को दिया गया। मैं क्योंकि बिजनेस से मेरा तल्लक है, मैं 1987 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। अमीर लोगों को, किसी को, एसएमईज को, ये छोटे लोगों को नहीं दिया गया और ना इस असेंबली में वो डिस्कस हुआ। मसला ये है कि हम लोगों को मेंबरान तो उस तरफ जाते ही नहीं है। $3 अरब पीटीआई की हुकूमत ने, रजा बाकर साहब ने जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने 0% पे, स्टेट बैंक ने 0 लिया और 1-2% सिर्फ बैंक ने सर्विस चार्ज किए। उसकी वजह से आज हमारा रिजर्व नहीं है। कोई ये वो जो मशीनरी आई है, मुझे पता है, मैं खुद जानता हूं, मेरे ही दोस्तों ने मंगाई है। वो मशीनरी 0% पे जो आई है वो आज पेटियों में पैक पड़ी है, अभी इस्तेमाल भी नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में वो जो मशीनरी थी ज्यादातर टेक्सटाइल मशीनरी उसमें आई है और जो एयर जेट की मशीनरी है उसका क्योंकि डिमांड नहीं है हमारे पास, वो पेटियों में बंद है। और स्टैंडिंग कमेटी के अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब ये मामला आया तो वहाँ पर भी सवाल जवाब हुए। ये आपको बताते चले कि अब इसके फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा या फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म अब सामने आ चुका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से कि जो रकम दी गई है 600 अफराद को, इसका बाकायदा फॉरेंसिक ऑडिट हो, पता चल सके कि किस तरह ये रकम मिली, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जो तबादला हुआ है जुमलों का, सवाल जवाब का सेक्रेटरी फाइनेंस और स्टेट बैंक के नुमाइंदों के दरमियान और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान में, वो भी आपके सामने रखते हैं कि नूर आलम खान साहब ने इस्तफसार किया। ये आज की डेवलपमेंट है कि 19 अप्रैल को स्टेट बैंक को लिखा था कि ये $3 अरब 620 लोगों को कर्जा दिया गया। आपने जो कर्जा 5% पर दिया, इससे फायदा क्या हुआ है? इसकी आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो कशकोल और बड़ा क्यों किया? इस पर सेक्रेटरी खजाना ने यह बताया कि ये रीफाइनेंस स्कीम थी, ये स्टेट बैंक का मैंडेट है। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक के जरिए अमल दरामद कराया था। ये बैंक और क्लाइंट के दरमियान का एक की मालूमात है, लिहाजा ये शेयर नहीं हो सकती, बैंक और क्लाइंट के दरमियान की मालूमात है। इस पर पीएसी के चेयरमैन ने इस्तफसार किया कि वो कौन से नेक लोग थे जिनके लिए ये स्कीम मुतारिफ कराई गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि स्कीम मार्च 2020 में 1 साल के लिए कोरोना के बाद शुरू की और स्कीम में कोई फॉरेन करेंसी शामिल नहीं है। मजीद गवर्नर स्टेट बैंक ने यह कहा कि आप मुनासिब समझें तो नाम शाया करने के बजाय इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें। इस पर पीएसी ने गवर्नर स्टेट बैंक की तजवीज़ पर इन कैमरा मीटिंग बुलाने का फैसला कर लिया और साथ साथ फॉरेंसिक ऑडिट का भी कहा है। राना एहसान साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये कुछ आएंगे नाम सामने आपको लगता है, और किस तरह की बंदरबाट थी ये $3 अरब? आज हम फॉरेन करेंसी के लिए इस पर रो रहे हैं, इन डॉलर टर्म्स इट इज $3 बिलियन जो कर्जे मुफ्त में दिए गए। कौन मुस्तफीद हुआ, कैसे मुस्तफीद हुआ? राना साहब, आपकी इत्तलात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही एक फ्लॉड पॉलिसी थी। अगर आप कि कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगे तो आप सिर्फ इस तरह की फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को देते, या कोई गैप एनालिसिस आप करते कि कहां शॉर्टेज है, कहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, कहां नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था इस पॉलिसी में। ये एक ब्लैंकेट चेक था जो कि कमर्शियल बैंक्स को दे दिया गया कि वो अपने पसंदीदा जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको ये सस्ता लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये पॉलिसी अभी लॉन्च ही हुई थी और चंद ही अरसे में ये पॉलिसी का जो लिमिट थी वो रीच हो गई, और जो बैंक्स के साथ जिनकी अच्छी डीलिंग थी, जो पुराने क्लाइंट थे, जो बड़े क्लाइंट थे, उनको ऑब्लाइज कर दिया गया। और ये आम जो एक कह लें एसएमई सेक्टर, जिसको आप कह सकते हैं कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज या नॉर्मल जो लोग थे, वहां तक तो पहुंची नहीं। ये जो अशराफिया बिजनेस के अंदर एक एलीट है, वही इसका जो है वो फायदा उठा सकी, और वो फायदा, और कोई गैप, आपने कोई गैप नहीं फिल किया, आपने कोई जो कह लें कि
जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो या वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, इस तरीके से ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये अपनी मनपसंदी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और जिसको पहले पता चला उसने पहले इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक फ्लड पॉलिसी थी, इससे आपके एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन राइट डायरेक्शन में नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि अगर आप बाकी ममालिक का कंपैरिजन करें, इस तरह के ब्लैंकेट चेक्स कभी भी नहीं दिए जाते। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं तो वो इंसेंटिव्स तब दिए जाते हैं कि जब आप इंडस्ट्री अपने पैसों से लगा लें तो टैरिफ रिबेट दिया जाता है, आपको टैक्स कंसेशन दे दी जाती हैं। लेकिन इस तरीके से चेक नहीं पकड़ाया जाता कि आप ये 10 अरब ले लें, 20 अरब ले लें और आपको ये सस्ता लोन दिया जाता है जहां मर्जी लगा लें। तो ये इस पॉलिसी का फ्लॉ था। मैं समझता हूं कि ये तो 620 अफराद का जिक्र हो रहा है, जो इसका 80-90% हुजम होगा, वो तो चंद शायद इससे भी कम तादाद के लोग जो हैं वो 80-90% इससे मुस्तफीद हुए हों और बाकी जो लोग हैं उन्होंने थोड़ी अमाउंट्स जो है वो ली होंगी। तो ये मैं समझता हूं कि जो लोग इसका जरूर एनालिसिस होना चाहिए कि अगर इसका चंद लोगों ने ज्यादा फायदा इसका उठाया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर भी कोई लिमिट होनी चाहिए थी कि अगर किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, कोई बड़ी इंडस्ट्री भी लगानी है, तो कोई उसकी क्या लिमिट है और कितने नंबर ऑफ लोगों को ये जो है ये मिल सकता है। ये इस तरीके से अगर प्लान किया जाता तो ज्यादा लोग मुस्तफीद होते। गैप एनालिसिस किया जाता कि किस जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तो वहां स्पेसिफिक किया जाता कि ये इन इंडस्ट्रीज के लिए ये रिलीफ है, तो तब भी उससे मुल्क को फायदा होता। इसमें जो लोगों ने कोई एनालिसिस नहीं किया, लालच में आके ये मुफ्त का पैसा मिल रहा है, इसको पकड़ो और वो इंडस्ट्री लगा ली, उसका क्या फायदा है। ये तो एक अब डीप स्टडी इस पे होगी तो पता चलेगा कि फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अच्छा, और वो फायदा अगर हुआ है तो चंद लोगों को हुआ है। आपने जिस तरह कहा कि 80-90% चंद लोगों को ही फायदा हुआ है, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ये दुरुस्त बात कह रहे हैं राना साहब कि ये जो गया है ये चंद लोगों को ही गया है। अब इसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो इससे मुराद ये है कि ये पता चल सकेगा किसको मिला, और इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी स्टेट बैंक राजी हो गया तो नाम यानी कमेटी को पता चल जाएंगे। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब कि जिनको मिला था और जिन्होंने दिया था अगर वो मुल्क में है नहीं है, निकल गए, जहां भी हैं, वो और उन सबका एहतसाब होगा? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बात के मुस्तनद शवाहिद हैं कि ये जो कर्जे दिए गए थे ये रजा बाकर जिनकी तैनाती पुरस्रार तौर पर हुई थी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पुरस्रार तरीके से उसकी तहकीकात नहीं की कि ये सब आए कैसे थे और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कितना तबाह बर्बाद किया। एक बात है। दूसरा ये था कि ये जो आप $3 अरब की बात कर रहे हैं ये बहुत छोटी बात कर रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि एक गठजोड़ हुआ था इमरान खान और रजा बाकर स्टेट बैंक के दरमियान। उसमें मार्च से जून 2020 तक डिस्काउंट रेट में 625 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके बड़े पैमाने पर सस्ते कर्जे दिलाए गए। 2073 अरब रुपए का पैकेज था। इमरान खान ने 800 अरब का पैकेज दिया। एक गठजोड़ था और ये अमानत में खयानत थी, इसको मैं गबन भी कह सकता हूँ, और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको बता दूँ। देखिए, जब आप ये 625 बेसिस पॉइंट्स का आपने कमी की और इस तरह से बेतहाशा लुटाए पैसे 2073 अरब और 800 अरब के, ये हो नहीं सकता था क्योंकि इससे IMF मौजूद था। तो एक मुजरिमाना तरीके से IMF के प्रोग्राम को 14 महीने तक मुअत्तल रखा गया। 14 महीने तक एक वजीर खजाना आया, दूसरा आया, वजीर आज़म वही थे, लेकिन कोई नहीं बोला, उसकी कोई बात नहीं कर रहा कि ये 14 महीने तक IMF का प्रोग्राम मुअत्तल करके कोई 25-30 अरब डॉलर का जो नुकसान पहुंचाया गया, क्यों मुअत्तल रखा गया, जरा कौम को बता तो दिया जाए। नंबर एक। दूसरी बात जो मैं आप बता रहा हूँ, गठजोड़ की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जो हम बात करने पे शर्माते हैं। देखिए, जब ये 273 अरब का पैकेज दिया, उसमें उसने कहा स्टेट बैंक ने कि हम जो है सनतों को एक पैकेज दे रहे हैं ताकि सनती तरक्की हो। उसी रोज इमरान खान मैदान में आए, वजीर आजम, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसको भी हम सनत का दर्जा दे रहे हैं जो नहीं थी, ताकि वो भी मुस्तफीज हों।
और उसके साथ एक टैक्स एमनेस्टी भी दे दी कि चोरी का पैसा लगाओ, तो और गठजोड़ कैसे होता है? इस गठजोड़ की बात करते में क्यों शर्मा रहे हैं? पहले तो ये बता दें, ये 625 पॉइंट्स की कमी और ये जो आज बहरान है, मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, IMF की रिपोर्ट है, ये सारी तबाही का नतीजा आया था 2022 में, जब 48 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई सस्ती शराब की वजह से, जो कि 17 अरब डॉलर एक साल में ज्यादा थी। अगर वो 17 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स गैर जरूरी नहीं होती तो आज ये बहरान नहीं आता। तो IMF ने ये कहा कि ये जो बहरान है 2022 में जो इन गलत पॉलिसियों की वजह से आया, हम उसकी बात करते में क्यों शर्मा रहे हैं? हमने ये बात क्यों शर्मा रहे हैं कि रजा बाकर को अपॉइंट किस तरह से किया गया? जब आप IMF से मुज़ाकरात करने जा रहे थे, अचानक आपने गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा ले लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं, गठजोड़ बेनकाब भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें शर्माना नहीं चाहिए बताने में किसका गठजोड़ था, किस तरह अपॉइंट हुए से उठाया है। तो नाज़रीन, अब ये सवालात असेंबली में भी, अकाउंट्स कमेटी भी उठा रही है। लेट्स होप, लेट्स सी कि इस पर क्या आगे होता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात, वो 600 नाम कौन थे, किन को मिले ये कर्जे, और इसके अलावा एक और गठजोड़, यानी गठजोड़ तो था उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर आजम का, जिस तरह से ये अपने मनपसंद अफराद, चहीतों, इन्फ्लुएंशियल्स को कर्जे दिए गए, उस वक्त शेयर सूद को गिराया भी गया, उससे भी कई लोग मुस्तफीद हुए। और ये मुस्तफीद होने वाले ना तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थे, ना आम अफराद थे, ये एक मखसूस तबका था जो इन तमाम कर्जों से मुस्तफीद हुआ। आज हम भुगत रहे हैं, हम एक मिलियन डॉलर के लिए हम इस वक्त भुगत रहे हैं। मल्टीलैटरल बायलैटरल सोर्सेज से हम कर्जा या इमदाद या मुख्तलिफ सोर्सेज से फाइनेंसिंग या इन्फ्लोस के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये पैसे बांटे गए, सिफर शरह सूद पे बांटे गए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अगर आप उस बात को प्लीज कंटिन्यू कर लें, फिर मैं राना साहब से भी मौकिफ लूं। आप कह रहे हैं कि एक मामला नहीं था, आपने जिस तरह बताया कि ये जो 625 लोग हैं ये अलग है, जिनको कर्जे मिले 625 बेसिस पॉइंट जो कमी हुई डिस्काउंट रेट में वो अलग मामला है, और ये 2 या 3 मामलात हैं। तो क्या फिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी हतमी नतीजे तक, यानी मेरी मुराद जो नाम आपने लिए, इनके एहतसाब या कड़ा एहतसाब हो सकेगा इन अफराद का, जो रजा बाकिर साहब हैं और दीगर अफराद? देखिए, अब तो 5 हफ्ते रह गए हैं आपके सामने, इसमें इस वक्त जो बातें ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहले वो ये कह रहे हैं कि वजारत खजाना को मालूम नहीं था। अब इनको कौन बताए? एक फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड है जिसमें वजीर खजाना भी होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, वो पीरियड में मिलते रहते हैं, हर बात उनको पता होती है। फिर स्टेट बैंक का जो बोर्ड है उसके अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस बैठा होता है। तो आज ये बात करना, इस किस्म की बात करना कि जी हमें पता नहीं था, इसका मतलब ये है कि ये सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं। 5 हफ्ते रह गए, एहतसाब करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरे ये कहते हैं जी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है। क्या उनको ये बेसिक बात पता नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जहां अमानत में खयानत हो, जहां 14 महीने तक IMF का प्रोग्राम इसलिए सस्पेंड रखा जाए कि ताकतवर तबकों को मराद देती जाती रहें, क्योंकि आप 625 बेसिस पॉइंट कम कर ही नहीं सकते थे। तो 14 महीने जो सस्पेंड करके हमारे को 25-30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, अगर इंक्वायरी करनी थी तो उसकी कर लेते। अब 19 अप्रैल को आप कहते हैं पुरानी बात हुई, या 5 हफ्ते रह गए हैं, तो ये बात करना है कि जी वो कॉन्फिडेंशियलिटी, बिल्कुल गलत बात है। आप FBR से ले सकते हैं, हर 10 जगह से ले सकते हैं, आपको FIA और NAB को इन्वॉल्व करना चाहिए था। अब 5 हफ्तों में सिर्फ सियासी फायदा होगा, ये सब बच के निकल जाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, रजा बाकर ने जिनकी पुरस्कार तैनाती हुई थी, IMF को एक ड्राफ्ट बना के दिया था खुद मुख्तारी का स्टेट बैंक की, जो आइन से मुतसादिम था, और शौकत तरीन ने कहा कि हाँ जी वो आइन से मुतसादिम तो था, मगर चले इस केस को ख़त्म कर दें। मैंने जब ये एतराज़ उठाया, इस हुकूमत के मिनिस्टर मौजूद थे, असेंबली के मेंबर मौजूद थे कि जनाब ये तो उन्होंने आइन के साथ गद्दारी की थी, तो आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं लिया। इसका मतलब ये कि आप सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि कौमी मुफादात को आगे रखें, इनको भी सियासी मुफादात की इजाज़त ना दें कि जनाब ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, अमानत में खयानत हुई है, पाकिस्तान की सलामती का सौदा हुआ है, और 14 महीने तक प्रोग्राम सस्पेंड रहा है। लेकिन जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है वो इस हुकूमत के भी सपोर्टर हैं, ये आप क्यों भूल रहे हैं? कोई बाहर भागा वागा नहीं है, बेशतर मुल्क के अंदर मौजूद है, वो इस हुकूमत को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अगर अब 5 हफ्ते में तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ करना है तो इसको NAB को केस भेज दें, FIA को ये दे दें, फिर देखें कुदरत को जो मंजूर होगा हो जाएगा। बज़ाहिर लगता है कि सियासी फायदा होगा। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि राना एहसान साहब, इससे पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मामला गया, कौमी असेंबली की कमेटी में मामला गया, वहां पर भी बड़ा शोर हुआ, बुलाया गया, नाम दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अप्रैल में कहा नाम दें,
इतने टाइम यानी जो इस दौरान जाया हुआ और हमें नाम नहीं पता चल सके, अब जाके फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला हुआ है असेंबली में की मुद्दत में, शायद अब 13 अगस्त तक का टाइम है, विद इन फ्यू वीक्स असेंबली इस पर तहलील खत्म होनी है। तो क्या हम समझे कि ये कुछ पॉलिटिकल या नॉइस के अलावा एनी कॉन्क्रीट थिंग विल कम आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज? राणा एहसान साहब, इसके अंदर एक तो वो है लोग जिन्होंने फायदा उठाया, लेकिन सबसे पहली बात कि फायदा कैसे उठाया। लोन तो कमर्शियल बैंकों ने दिए और अप्रूवल स्टेट बैंक ने दी, लेकिन पॉलिसी के तहत दी। जो पॉलिसी बनाई गई वो फ्लॉड थी, वो गलत थी। वो पॉलिसी बेहतर हो सकती थी। उसके अंदर आप उसको ऐसे डिजाइन कर सकते थे कि उसका फायदा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में होता, एक्सपोर्ट एनहांसमेंट में होता, और उससे एक ज्यादा तादाद में बिजनेस कम्युनिटी फायदा उठाती, ना कि सिर्फ 600 बंदे उठाते। और ये बात सच है कि आपने एक तरफ ये मराद दिए, आपने सब्सिडाइज किया, जहां दूसरी तरफ आपका IMF का मुआहदा इन मराद की वजह से, इन सब्सिडीज की वजह से डिले हुआ, तो उसका ओवरऑल मईशत को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से आज पूरी कौम भुगता। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे नजदीक ये अभी जब ये असेंबली राइट फोरम पे चले कि उठा है मामला, दोनों हाउसेस ने उठाया, ये अगला तो फर्दर इस पे इन्वेस्टिगेशन या नैब करे या FIA करे, तो तभी मुमकिन होगा कि इसे कोई जो है प्रॉपर तरीके से आगे पहुंचाया जाए। जहां तक नामों की बात है, नाम तो स्टेट बैंक के पास मौजूद। राणा साहब एक बात बताते जाएं, क्योंकि एक तो देखिए फ्लॉड पॉलिसी थी, बट इंटेंशनली फ्लॉड पॉलिसी थी। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि गठजोड़ था और उस गठजोड़ के तहत एक फ्लॉड पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी टू बेनिफिट सर्टेन पीपल, और उसमें यकीनी तौर पे जिन्होंने पॉलिसी बनाई होगी उनका भी कोई फायदा हुआ होगा, मटेरियल बेनिफिट्स भी हुए होंगे मुबैना तौर पे, अगर ऐसा हुआ है तो ये दिस इज समथिंग बिगर देन जस्ट अ फ्लॉड पॉलिसी, अगर सुनने में जो हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं। राणा एहसान साहब प्लीज। देखें, ये तो तहकीक होगा तो ये सब हकायक आएंगे। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि अगर ये भी सुनने में आया है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैं ये खबर मैंने सुनी है, बल्कि कि एक पार्टी 90 अरब रुपया लेगी जो सस्ते लोन्स में। मुझे ये तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक लीडर नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं इसका जिक्र किया, शायद उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, लेकिन बिल्कुल इसकी तहकीक होनी चाहिए। नाम तो देखें, स्टेट बैंक के पास एक बंदे के नाम है, स्टेट बैंक करता था। कमर्शियल बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक को बना के भेजते थे, फिर स्टेट बैंक अप्रूव करता था, तो वो लोन जो है फिर कमर्शियल बैंक्स जो है वो डिस्पर्स करते थे। तो एक जो लोन दिया गया है उसकी लिस्ट स्टेट बैंक में मौजूद है। अब ये तो अब देखें, इसकी तहकीक अगर गवर्नमेंट करना चाहे FIA से या नैब को रेफर करना चाहे तो ये दोनों चीजें की जा सकती हैं, लेकिन अभी मैं इस पे अवेयर नहीं हूं कि ये जो हमारी मैं आपको बताऊं कि नैब की तो अकाउंटेबिलिटी को जो देखें। जी राणा साहब, नैब की तो ये प्रैक्टिस रहती है, जैसे आप कह रहे हैं कि नैब के पास तो ये इख्तियार है कि वो किसी भी अक्यूज के अकाउंट डिटेल्स तक पता कर लेती है, कितनी ट्रांजेक्शन हुई कितनी नहीं हुई, ये FIA को भी है। लेकिन ये जो बैंक कमर्शियल बैंक्स की तरफ से स्टेट बैंक जो तौजीह दे रहा है या मौक़िफ़ दे रहा है, वो ये कह रहा है कि क्योंकि ये एक बैंक और क्लाइंट के दरमियान का ताल्लुक है, जो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बोला है, तो वी कैन नॉट क्लासिफाई, दिस इज अ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो क्लाइंट और बैंक का रिलेशनशिप है। जी वो ये कह रहे हैं। जी देखिए, इशू क्या है, नंबर 1, ये पॉलिसी काबीना ने अप्रूव की। अब अगर काबीना ने एक चीज अप्रूव की तो अब वो वैसी नैब के प्रोगेटिव से बाहर निकल आता है। फिर आप हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने ये पॉलिसी दी, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया कमर्शियल बैंक्स ने, तो ये उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, क्योंकि काबीना को तो आप वैसे ही चैलेंज, उसके अहकामात को आप जो है वो अस्तस्ना है कि वो जो मर्जी फैसले करे, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे और डेफिनेटली ये बात जो है, अगर कमर्शियल बैंक्स ने लोन दिए और अपने सिलेक्टेड फ्यू को दिए, तो क्या कोई कानून ऐसा है जो उनको मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। तो ये उस लिहाज से ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना ये हुआ। इससे फायदा उठाया गया, चंद लोगों ने उठाया, गलत पॉलिसी थी, पॉलिसी बहुत बेहतर बनाई जा सकती थी, लेकिन क्या आप इसको पकड़ सकते हैं कानूनी तौर पे? ये बहुत एक सवालिया निशान है और मैं समझता हूं वो बड़ा मुश्किल होगा।
पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे भी फाइनेंशियल स्कैम में, व्हाइट कॉलर क्राइम में पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सिरों को मिलाकर, लेकिन फिर भी राणा साहब ये मतलब हम इसका मतलब विद इन फ्यू वीक्स तो कोई नतीजा आना नहीं है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब को भी खदशा था कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर इसका मतलब इसमें कोई, आप जब कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर पकड़ने की भी इतनी उम्मीद इसमें है नहीं, तो इट विल ओनली बी पॉलिटिकल नॉइज और आपके रिटोरिक और आपको अपना नैरेटिव बनाने में मदद मिल जाएगी, ये होगा बस मेरे ख्याल से फिर। नहीं जी देखिए मैंने जो आपको, अगर लेट्स हैव अ डिबेट, नंबर एक, क्या कैबिनेट के बाद ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई? बिल्कुल हुई, काबीना की इजाजत के साथ ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। फिर यानी कि क्या काबीना की चीजों को आप जो है वो नैब के या FIA के प्रोगेटिव में ला सकते हैं? ये एक सवालिया निशान है। दूसरा, कमर्शियल बैंक्स की कोई कानून है कि कमर्शियल बैंक्स को हम चेक करें कि उन्होंने लोन किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया? नहीं है, ये उनके पास इंडिपेंडेंस है, आजादी है। ये अगर इसके बरक्स है तो प्लीज जरूर मुझे गाइड करें, क्योंकि ये चीजें, और पॉलिसी अगर कोई गलत बनाता है और उसकी ओनरशिप पूरी हुकूमत देती है, रियासत देती है, और उस पॉलिसी के तहत फायदा होता है, तो उसको किस तरीके से आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? ये मेरा भी सवाल है। मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं तो फाइनेंशियल और इंडस्ट्री का बंदा हूं, तो ये सारी चीजें इसको इस तनासर से देखने की जरूरत है। ये बज़ाहिर क्लियर है, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि चंद लोगों को फायदा दिया गया, पॉलिसी गैप्स थी, पॉलिसी फ्लॉड थी। इसका एनालिसिस होना चाहिए कि जितना ये फायदा बता रहे हैं कि हुआ जॉब क्रिएशन में, एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, क्योंकि चंद लोगों ने फायदा उठाया। तो ये तो बहुत क्लियर है, इसको एट ए मिनिमम एक्सपोज करना चाहिए, और अगर लीगली गलतियां हुई हैं तो फिर इसको जो है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर गुजारना चाहिए। सही, और ये बात दुरुस्त है, लेकिन डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आप भी क्योंकि लीगल एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन राणा एहसान साहब के जो सवालात हैं वो अहम है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर पकड़ होगी कैसे, कहां और किस बुनियाद पर पकड़ हो सकती है डॉक्टर साहब इसमें, इस मामले में? देखिए, मैं तो लॉ की डिग्री रखता हूं, इसलिए मैं तो बात करूंगा एज ए बैंकर। अच्छा, कि जिस तरीके से ये गठजोड़ करके दिया गया है, अमानत में खयानत की गई है, बैंकर्स की जिम्मेदारी है कि वो क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करें। तो ये सब जो गठजोड़ इस तरह से हुआ कि एक तरफ जो है आप कहते हैं जी सनतों को हम कर्जे देंगे, स्टेट बैंक, अगले दिन इमरान खान कहता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को सनती का दर्जा दे दिया, उसी दिन टैक्स एमनेस्टी दे दी। तो और अमानत में खयानत क्या होती है? अगर इस हुकूमत को कुछ करना था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उनको 15 महीने हो गए, करना होता तो कर चुके होते। अब जाते जाते सियासी फायदा उठाना, ये मेरे ख्याल से अफसोसनाक बात है। और बार बार ये कहना साहब, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ये मैंने आपसे कहा गठजोड़ है, अमानत में खयानत है, गबन है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। एक आदमी को आप अपॉइंटमेंट गलत तरीके से करते हैं और वो जब 14 महीने तक प्रोग्राम को सस्पेंड रखता है, ये क्या मामूली नुकसान है? मैं आज कह रहा हूँ, आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, आज जो बहरान आया है उसका ताल्लुक इसी फैसले से है। आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, अगस्त और जुलाई। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ में सियासत होती है, हर चीज़ में अपना सियासी मुफाद है। आजकल ये जो लिस्ट है, बहुत से लोगों को पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो लोग इस हुकूमत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सीधी सीधी बात करें, अगर पाकिस्तान की बात करनी है तो हमें अपना इक़्तिदार लस्ट फॉर मनी और लस्ट पावर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वरना अब तक करना होता, बहुत कुछ कर चुके होते। रातों रात कानून बदल दिए जाते हैं, मगर इन लोगों पर हाथ नहीं डाला जाता। ये बदस्तूर मजे करते रहेंगे। अब ये इस हुकूमत के साथ मिल गए, अगली हुकूमत को ये आएगी उसके साथ मिल जाएंगे। ये तमाशा शुरू से चल रहा है। ये इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, फाइनेंशियल करप्शन अगर उस हुकूमत ने, इमरान खान ने किया, बिल्कुल किया, स्टेट बैंक ने किया, लेकिन ये भी इंटेलेक्चुअल करप्शन हो रहा है। इससे मैं बिल्कुल मैं वाज़ेह है, और इसी वजह से बेहतरी की जो उम्मीद थी वो अब दम तोड़ चुकी है। क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने आखिर बता दूं, कहा कि अगली हुकूमत इस्लाह कर ले। अरे भाई, आप 15-20 साल हुकूमत में रहे, सूबों में रहे, आपने तो इस्लाह नहीं की, अब आप कहते हैं अगली हुकूमत कर ले, तो क्यों करेगी? तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के फायदा उठाने वाले जो है इस हुकूमत को सपोर्ट या इस हुकूमत में शामिल हैं? डॉक्टर साहब, मुझे पता है, मैं साबित कर सकता हूँ, कि नाम दे सकता हूँ। ये वो तबका है जो हर हुकूमत को, एक साहब ने कहा था इनमें से कि हमारा काम तो ये, जो भी हुकूमत है 100 बिस्मिल्लाह, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमें पैसा कमाना है, हमारा काम है, वो तो ओपन कहते हैं ना। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये तो इस हुकूमत के सपोर्टर हैं। गलत काम किया स्टेट बैंक के गवर्नर ने और इमरान खान ने और शौकत तरीन ने, खुल के किया, सबको पता है। लेकिन ये इसलिए खामोश रहे 1 साल से कि वो तबके नाराज हो जाएंगे। अगर ये इतने नाम में मुखलिस हैं, तो जो इन्होंने 2018 में टैक्स एमनेस्टी दी थी, उसके नाम तो रिलीज करके दिखा दें।
उनको वो लिस्ट तो आपको चाहिए जो टैक्स एमनेस्टी से फायदा उठा के कौमी दौलत लूट के बाहर भेज दिया, उनके नाम तो आप बता नहीं रहे। तो इसलिए अब ये वक्त आ गया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। अच्छा फ्यू सेकंड्स राणा साहब, अगर आप इस पर जवाब प्लीज, क्योंकि आपका अगर क्लियर आप अपनी तरफ से मौक़िफ़ देना चाहेंगे, हुकूमत में शामिल हैं या हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे हैं ये लोग जो इसमें जो इस लिस्ट से मुस्तफीद हुए हैं जिस कर्जे से, प्लीज अगर शॉर्टली राणा साहब जी। नहीं, ये तो ऑब्वियसली इल्जाम है, ये तो हम तो थे उस वक्त, और ये इंडस्ट्रियल जो है बात देखें, ऐसा ये तो एक इल्जाम है और इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी तहकीक जो पार्लियामेंट के अंदर उठाया जा रहा है इस मामले को, जो कैसर शेख साहब हैं वो हमारी जमात का हिस्सा हैं, हमारे ही MNA हैं जो इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारी पार्लियामेंटेरियन ठीक है राणा साहब, क्योंकि वक्त कहाँ पे पहुंचा सर, मैं हमारी जमात ठीक है, आपने कहा कि इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करेंगे, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर आपके साथ हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और जब तक हम इस तरह के क्राइम्स को, ये क्राइम ही है, गठजोड़ी है जिसके बुनियाद पर $3 अरब के कर्जे तकरीबन मुफ्त में बांट दिए गए इन्फ्लुएंशियल्स को, उन तबकात को जो ऑलरेडी पहले से इस वक्त मुस्तफीद होते हुए आए हैं, और अब ये इल्ज़ाम के वो मौजूदा हुकूमत को भी सपोर्ट या उनकी हिमायत करते हैं। इस वजह से शायद हुकूमत उनके खिलाफ नहीं कुछ कार्रवाई कर रही, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च या अल्फाजी जिसे कहा जाता है नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। इस उम्मीद के साथ कि तहक़ीक़ात हो, न सिर्फ नाम सामने आए बल्कि उनके खिलाफ अगर कानून कार्रवाई की इजाज़त देता है तो कार्रवाई भी हो, ताकि पता चल सके कि कौन कौन मुस्तफीद हुआ, किसके कहने पर हुआ और किस तरह पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुँचा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ।